अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज साबिक वजीर आजम इमरान खान और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के केसेस में अहम समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने इमरान खान की साइफर केस के हवाले से एक दरख्वास्त मंजूर और एक मुस्तरद कर दी है, जबकि नवाज शरीफ के बुकला को अगले हफ्ते एवनफील्ड रेफरेंस केस में सजा के खिलाफ दलाइल देने का कह दिया है। लेकिन इन सब केसेस में सबसे अहम आज साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का फैसला है, जिसने वजारत कानून की जानिब से साइफर केस के जेल ट्रायल के हवाले से जारी होने वाले 5 नोटिफिकेशंस को गैर कानूनी और 2 नोटिफिकेशंस को गैर मौसर करार देते हुए बाकी के 2 नोटिस की कानूनी हैसियत पर एतराज़ उठा दिया है, जिससे साइफर केस की जेल में होने वाली अब तक की पूरी कार्रवाई पर सवाल खड़ा हो गया है। इमरान खान ने साइफर केस के जेल ट्रायल और जज की तैनाती पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच का मुख्तसर फैसला आज सामने आया है। और फैसले के मुताबिक 10 अक्टूबर को जारी किए गए फैसले के खिलाफ ये इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत करार दी जाती है। वजारत कानून की जानिब से 27 जून को स्पेशल कोर्ट को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई करने की जिम्मेदारी देना भी दुरुस्त और कानून के मुताबिक करार दिया जाता है। गैर मामूली हालात में इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए एक ट्रायल जेल में हो सकता है, बशर्ते ये कि वो ओपन ट्रायल के तमाम तकाज़ों को पूरा करे या आइन के तहत दर्ज तरीकों के मुताबिक इन कैमरा ट्रायल हो। लेकिन फैसले के मुताबिक वजारत कानून की जानिब से 29 अगस्त को जारी किया गया नोटिफिकेशन कानूनी इख्तियार के बगैर दिया गया, जिसके लिए ना तो मुतल्लिका हुकूमत ने कोई कानूनी जवाब पेश किया, ना ही सेक्शन 352 और लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर में दर्ज इस हवाले से मौजूद कानूनी तकाज़ों को पूरा किया गया। इसी तरह वजारत कानून की जानिब से जारी किए गए 12 सितंबर, 25 सितंबर, 3 अक्टूबर और 13 अक्टूबर के नोटिफिकेशन की भी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि ये मजाज अथॉरिटीज़ की जानिब से सेक्शन 352 और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से दिए गए रूल्स पर पूरा नहीं उतरते। और फैसले के मुताबिक वजारत कानून की जानिब से 13 नवंबर को जारी किया गया नोटिफिकेशन, जो काबीना के 12 नवंबर के फैसले की रोशनी में जारी किया गया था, और 15 नवंबर का नोटिफिकेशन जो काबीना के 15 नवंबर के फैसले की रोशनी में जारी किया गया था, उसकी भी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि इससे पहले स्पेशल कोर्ट के जज ने सेक्शन 352 के तहत अदालती कार्रवाई के दौरान इस हवाले से कोई ऑर्डर जारी नहीं किया था। यहाँ यह भी वाज़ेह किया जाता है कि वजारत कानून की जानिब से 15 नवंबर को काबीना के फैसले की रोशनी में जारी किए गए नोटिफिकेशन का माजी से इतलाक नहीं होता, जिसके नतीजे में 29 अगस्त से जारी समातें और इस हवाले से होने वाले जेल ट्रायल को ओपन ट्रायल नहीं करार दिया जा सकता, क्योंकि यह कानूनी एतबार से ओपन ट्रायल नहीं था। इस हवाले से दायर दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिया जाता है। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के जेल ट्रायल पर एतराज़ नहीं उठाया, अलबत्ता जिस तरीके से साइफर केस में अब तक जेल ट्रायल हुआ है उसके तरीक़ाकार को कलअदम करार दे दिया है, जिससे साइफर केस में अब तक की होने वाली कार्रवाई, जिसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद होने की कार्रवाई भी शामिल है, कुछ गवाहों के बयानात कलमबंद होना और उन पर जिरा होना भी शामिल है, उस पर भी सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि खुसूसी अदालत ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर 23 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की थी। इसी केस में ही ये अदालत साइफर केस के जेल ट्रायल में अब तक 3 बार हुक्म इम्तिना जारी कर चुकी है, जिसकी वजह से आज भी जेल ट्रायल बगैर कार्रवाई के ही मुलतवी हो गया, जबकि कल सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इमरान खान की साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त सुनने जा रहा है। एक तरफ जहां इमरान खान के खिलाफ जारी केसेस में उन्हें अदालत से रिलीफ मिलने की उम्मीद पैदा हुई है, वहीं साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के केसेस की समाअत अब अगले हफ्ते पर चली गई है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई। अदालत ने पहले एवनफील्ड केस और बाद में अल अजीजिया रेफरेंस के केस में सजा के खिलाफ दलाइल सुनने का कहा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान नवाज शरीफ के वकील आजम नज़ीर तारड़ ने दलाइल देते हुए कहा कि एवनफील्ड रेफरेंस केस में सुप्रीम कोर्ट में शरीक मुल्जिमान की बरियत के फैसले को चैलेंज नहीं किया गया। बरियत का फैसला चैलेंज ना होने के बाइस वो हतमी सूरत इख्तियार कर चुका है। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अल अजीजिया केस की अपील में सिर्फ इतना हुआ था कि सजा मुअत्तिल हुई थी। अल अजीजिया केस में कभी मेरिट पर दलाइल नहीं सुने गए, दिनों नहीं घंटों का बताएं कि आपको कितना वक्त चाहिए। एवनफील्ड रेफरेंस में अपील मैंने सुनी हुई है, कुछ चीज़ें मेरे जहन में हैं। इस पर नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 घंटे मुझे चाहिए होंगे। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अल अजीजिया रेफरेंस में अपील तो बेंच के दोनों अराकीन ने ही नहीं सुनी हुई। अल अजीजिया को तो आप अभी भूल ही जाएं,
सिर्फ एवन फील्ड पर दलाइल दें। हमने मुतअद्दिद समातों पर नैब से सवालात पूछे थे। इस पर नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने कहा कि नैब कोई भी सबूत देने में नाकाम रहा था। नैब ने उस वक्त वकला भी तब्दील किए थे। समात के दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आइंदा सोमवार से दलाइल सुनेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो इस अपील को रोज़ाना की बुनियाद पर चला लेंगे। नैब को अपने दलाइल के लिए कितना वक्त चाहिए होगा, तो इस पर नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमें सिर्फ आधा घंटा चाहिए, सिर्फ कानूनी नकात सामने रखने हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हम नैब को दलाइल के लिए 1 से 2 घंटे का वक्त दे देंगे। समात के दौरान नवाज शरीफ के वकील आजम रज़ी तारड़ ने कहा कि इसमें अपील कुनंदा के राइट्स का मामला है, रिकॉर्ड की बातें हैं, कोई राज नहीं है, चीज़ें अदालत के सामने रख देंगे। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने उनसे कहा कि एवनफील्ड केस की पहले अपीलों का फैसला करने वाला बेंच कोई और था। इस पर आजम रज़ी तारड़ ने कहा कि ये अपीलें जुज़वी तौर पर सुनी गई अपीलें नहीं हैं, इनको नए सिरे से सुनना है। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अल-अज़ीज़िया रेफरेंस केस में अपील में इससे पहले बेंच में दूसरे जज मौजूद थे, तो अब उस केस की हद तक क्या दूसरा बेंच तश्कील दिया जाए। इस पर आजम रज़ी तारड़ ने कहा कि हमने तो 2 रुकनी बेंच में बेंच के सरबरा को ही देखा है। इस पर बेंच में मौजूद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि 2 रुकनी बेंच की तश्कील का एक मकसद होता है। आज की समात में अदालत ने नवाज शरीफ के वकला से 27 नवंबर को दलाइल तलब करते हुए समात पीर तक मुलतवी कर दी। इन सब मामला के हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून इमरान शफीक साहब। इमरान शफीक साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले इमरान खान साहब का साइफर केस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, जज साहब बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला था, मगर आज डिवीजन बेंच उन्हें रिलीफ फराहम करता है। अब तक की कार्रवाई क्या कलदम तस्वुर की जाए और इसे इमरान खान साहब के लिए क्या आप एक बहुत बड़ा रिलीफ समझते हैं? देखिए, कानूनी एतबार से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज का फ़ैसला है वो मेरी नज़र में बहुत मुतवाज़न और साइब फ़ैसला है और मजबूत फ़ैसला है इस एतबार से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तरफ तो ये कहा कि जो कोर्ट है जो बनी गई थी जिस नोटिफिकेशन के तहत जिस अंदाज वो बरकरार रहेगी। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब का जो जज साहब जो केस सुन रहे हैं वही जज साहब उस केस की समाअत करेंगे। दूसरा, जेल ट्रायल के हवाले से अदालत ने बता दिया कि जेल ट्रायल को ओपन ट्रायल की तमाम खुसूसियात को पूरा करना चाहिए और यकीनन अब जेल ट्रायल को सिर्फ इमरान खान साहब के केस की बुनियाद पर जेल ट्रायल ही को बुनियादी तौर पर गैर कानूनी करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान में सैकड़ों ऐसे केसेस हैं और मुल्क में ज़रूरत होती है जेल ट्रायल की बहुत से केसों में। इसलिए ये एक पब्लिक एक इंटरेस्ट का फैसला होता है, अदालत ने बहुत सी चीज़ों को देखना होता है। तो ये जेल ट्रायल की हद तक, लेकिन ओपन ट्रायल की तमाम खुसूसियात वो पूरा करता हो, ये भी बिल्कुल ठीक दुरुस्त बात है। और जो इमरान खान साहब पर जो पूरी कार्रवाई की गई थी इस पूरे अरसे में, जो चार्ज फ्रेम किया गया, जो 3 गवाहान रिकॉर्ड हुए, उन पर जिरा हुई, उस पूरी कार्रवाई को अदालत ने कलअदम करार दे दिया और बताया कि वो ओपन ट्रायल की ज़रूरियात को, लवाजमात को जो है वो पूरा नहीं कर रही थी। तो ये तीनों रिलीफ इमरान खान साहब के केस में यकीनन ये दोनों तरह की सूरत हाल है। बहुत सी जो चीज़ें वो चाहते थे उनको मिल गई, जो नहीं चाहते थे वो भी मिल गई। लेकिन मैं इसको बुनियादी तौर पर ये समझता हूँ कि ये इमरान खान साहब के हक़ में बुनियादी तौर पर ये कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ, इसलिए कि इसके देरपा असरात की मैं बुनियाद पर बात कर रहा हूँ। ये ट्रायल अगर मुकम्मल भी हो जाता और इमरान खान साहब को इस तरह के ट्रायल में अगर सज़ा हो जाती तो आखिरकार अदालत का फैसला यही होता कि ये चार्ज ही गलत था, ये प्रोसीडिंग ही गलत थी और ये ओपन ट्रायल के तकाज़ों को जिस अंदाज में ये केस बढ़ रहा था ये पूरा नहीं कर रहा था। तो ये इसका फ़ायदा इमरान खान साहब बाद में ज़्यादा अच्छे अंदाज में उठा सकते थे। अब इसका नतीजे के तौर पर यह है कि बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक दूसरे फैसले के तहत जिसमें उनकी बेल खारिज हुई थी, तो डायरेक्शन दी गई है ट्रायल कोर्ट को कि 1 माह में इस ट्रायल को कंक्लूड करना है। अगर इस ट्रायल ने 1 माह में कंक्लूड होना है और जज साहब ये समझते हैं, अब ये जज साहब का इख्तियार है कि वो जेल ट्रायल करना चाहते हैं, जेल ट्रायल में ओपन कोर्ट की तमाम लज़मात को पूरा करके करना चाहते हैं, तो बहरहाल उस प्रोसेस को उन्हें दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन अब ये जो डायरेक्शन है 1 माह की वो बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है। तो अगर ये इसी बुनियाद पर केस आगे बढ़ता है तो यकीनन जो है वो 1 माह में अगर वो पूरा करना चाहते हैं तो ये सारे काम होंगे और दोबारा से ये ट्रायल तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो इस एतबार से मुझे नहीं लगता कि आज के फैसले से खान साहब ने कोई ज़्यादा फ़ायदा उठाया। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। ये जो आप बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से मामला था तोशा खाना का, उसमें ज़ाहिर कहा जा रहा था कि बड़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद है, मगर हुमायूं दिलावर साहब ने जिस तरीके से उस केस को चलाया, आपने भी एतराज़ उठाया कि भाई गवाह थे तो गवाह सुनने चाहिए थे, क्यों मुस्तरद कर दिए। और फिर बाद में नजर आया
कि अपील में इमरान खान साहब को वो के फ़ायदा होगा, जिस तरीके से उनकी बेल में भी जब दलाइल हो रहे थे और सस्पेंशन की बात आ रही थी, आप कह रहे हैं कि ये ज़्यादा फ़ायदा हो जाता अपील में अगर इस केस में सज़ा हो भी जाती? अब वो जो लकूनाज रह गए थे, जो कि ट्रायल की जल्दबाजी में हो रहा था, अब वो अगर वापस होता है और 1 महीने में ट्रायल मुकम्मल होता है तो वो अपील में फ़ायदा नहीं ले पाएंगे इमरान खान साहब? हाँ बिल्कुल, क्रिमिनल ट्रायल का बुनियादी असूल ये है कि उसमें हम यही जो प्रोसिक्यूशन के लकूनाज होते हैं और जिन बुनियादों, और ओपन ट्रायल का जो लकूना है ये तो सबसे बड़ा लकूना है, यानी ये बैनुल-अक़वामी कानून, पाकिस्तान का कानून, आइन ओपन ट्रायल का हक देता है। ओपन ट्रायल जेल में भी हो सकता है। जेल में ट्रायल का मतलब ये नहीं है कि वो इन कैमरा ट्रायल है। जेल में अगर रिपोर्टिंग की उसको इजाज़त है, अगर उसमें अहले खाना उसमें शरीक हो रहे हैं, वकला हो रहे हैं, और जो एक यकीनन अदालत में हजूम नहीं जमा करना होता, जो एक लिमिटेड ऑडियंस होती है वो अगर मौजूद है तो, और जज की मर्जी से मौजूद है अदालत की, और यकीनन एक्यूज की मर्जी से, तो फिर ये ओपन ट्रायल हुआ करता है। ये जो ओपन लफ्ज़ जो जज साहब ने लिखा है ना कि ये इन द मैनर ऑफ ओपन ट्रायल ये केस नहीं ट्रायल किया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंस का हामिल है। यही अल्फाज अगर इनको सजा होने के बाद अगर किसी केस में आ जाते तो ये सजा ही बिल्कुल कलअदम हो जाती और ये ट्रायल ही बुनियादी तौर पर ख़त्म हो जाता। लेकिन मैं आपको एक बता रहा था कि बहरहाल आज की इस पूरी कार्रवाई का खान साहब को एक फ़ायदा अपनी ज़मानत में हो सकता है। ज़मानत में अदालत ने में सुप्रीम कोर्ट में यकीनन ये प्रोसिक्यूशन ने नुक्ता बहुत ज़ोरों शोर से उठाना था कि देखें चार्ज भी फ्रेम हो चुका है, देखें 3 गवाह भी रिकॉर्ड हो चुके हैं और उन पर क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो चुका है, तो ट्रायल बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसलिए आप जो है वो और सुप्रीम कोर्ट में हमारे यहाँ अमूमन बिलअमूम केसों में ऐसा होता है कि जज साहबान कहते हैं अच्छा ट्रायल अब बढ़ रहा है तो अब इसको मुकम्मल होने देते हैं, इस ज़मानत को आपको हम डायरेक्शन दे देते हैं कि इतनी जल्दी ट्रायल मुकम्मल कर दिया जाए। लेकिन अब ये जो रिवर्स हुआ है पूरा प्रोसेस और डी नोवो प्रोसीडिंग्स का जो आगाज़ होने चला है, इसके बाद बहरहाल खान साहब के अब प्रोसिक्यूशन के पास ये दलील नहीं रहेगी कल अदालत में सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के लिए कि देखें ट्रायल तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बल्कि अब ये रिवर्स हो गया है और अब एक्यूज ये कह सकता है, इमरान खान साहब के वकला अदालत में कह सकते हैं कि देखें जिस अंदाज में पहले भी ट्रायल चलाया गया वो भी गैर आइनी और गैर कानूनी अंदाज में चलाया गया और अब ये रिवर्स हो गया, तो ये मुझे इस रिवर्स ट्रायल का भी खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसलिए मुझे ज़मानत के मेरे हकूक ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं अगर अदरवाइज़ मेरी ज़मानत बनती है। यानी अब ये दलील बहरहाल जो ट्रायल होने की तेज़ी से वो कमज़ोर हो गई है और अदरवाइज़ अगर मेरिट पर सुप्रीम कोर्ट समझेगी कि वो बेल बनती है, नीचे वाला फैसला कितना मजबूत है, ये एक अलग पैरामीटर्स हैं, इस पर अलग से बात हो सकती है। और अब ज़रा 190 मिलियन पाउंड के केस में नैब गिरफ्तारी डाल चुका है उनकी, अगर इस केस में उन्हें रिलीफ मिलता है तो फिर दूसरे में गिरफ्तारी है, मगर ज़रा नैब के कवानीन अपनी जगह, फिर अदालतों की तरफ से जो अब जमानत के मामला देखे जा रहे हैं, आपको लगता है ज़्यादा देर तक इमरान खान साहब को कैद में रखना बगैर किसी कन्विक्शन के, ऐसी सूरत में जबकि तोशा खाना सस्पेंडेड है, ये ट्रायल दोबारा से शुरू होगा, वो मुश्किल नज़र आता है? देखिए मैं समझता हूँ कि ये साइफर का केस है जो खान साहब की राह में बड़ी रुकावट है और वो सुप्रीम कोर्ट ने ही अब इसका फैसला करना है कि वो उनको बेल देनी है कि नहीं देनी। अदरवाइज़ जो दूसरा केस है अलकादर ट्रस्ट, उसमें तो नैब के कवानीन अब ज़मानत की हद तक तो बहुत नरम हो चुके हुए हैं, तमाम लोगों को मुल्ज़मान को ज़मानत मिली है। नैब अब सिर्फ इस बुनियाद पर गिरफ्तार कर सकता है किसी बंदे को कि वो ट्रायल वो एविडेंस को टेम्पर कर रहा हो, वो उसके भाग जाने का खदशा हो, जो कि खान साहब के केस में ये सारी चीज़ें, या इन्वेस्टिगेशन में ताउन ना कर रहा हो, तो इन्वेस्टिगेशन भी मुकम्मल होगी, सारी चीज़ें होगी। तो मेरा ख्याल है अलकादर ट्रस्ट में तो इमरान खान साहब को वैसे है टाइम गुजारने के लिए अगर अंदर रखा जाए, वरना कानूनी एतबार से उनकी गिरफ्तारी के बाद भी उनके ज़मानत के बहुत रोशन इम्कानात हैं और वो चंद दिनों में अलकादर ट्रस्ट में ज़मानत लेने में कामयाब हो जाएंगे। साइफर केस है और इसके भी जो बुनियादी नुकात हैं वो बड़े लिमिटेड से हैं और जब सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ सामने आएगी तो सिर्फ इस बुनियाद पर कि इस केस में सज़ा डेथ पेनल्टी हो सकती है या 14 साल हो सकती है, ये काफ़ी नहीं है, बल्कि सबसे पहले ये देखना है कि क्या साइफर का जुर्म जिस अंदाज में प्रोसिक्यूशन ने बताया है क्या वाकई ही ये उसी अंदाज में हुआ भी है और उसकी क्या एविडेंस रेलिवेंट मौजूद भी है कि नहीं। बहुत शुक्रिया। इमरान शरीफ साहब इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। इमरान खान साहब के लिए कानूनी रिलीफ के मौके नज़र आते हैं, नवाज शरीफ साहब कानूनी रिलीफ लेने के लिए मौजूद है, मगर क्या नून लीग एक मुतबादिल स्ट्रेटजी पर भी काम कर रही है कि नवाज शरीफ को रिलीफ ना मिला तो वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार कोई और हो सकता है? ऐसा होता है तो वज़ारत आला का उम्मीदवार कौन होगा पंजाब में? तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। नून लीग पूरे एतमाद है कि नवाज शरीफ के खिलाफ सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे, उनकी चौथी बार वज़ारत उज़्मा के रास्ते में हाइल तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी, मगर आज
जो समात हुई है वो 27 नवंबर तक मुलतवी हुई है और बधाई लग रहा है कि एवनफील्ड रेफरेंस में तो क्योंकि मरियम नवाज साहिबा की कैप्टन सफदर की बरियत हो गई है, आगे सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया गया, तो वहाँ तो फौरी रिलीफ मिल जाए। मगर अल अजीज़िया में शायद फौरी रिलीफ इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ को ना मिल पाए तो फिर क्या हिकमत अमली होगी। हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया मशहूर में ज्वाइन करने के लिए। आप तो पेश करना चाहते हैं नवाज शरीफ साहब को चौथी मरतबा वज़ारत उज़्मा के लिए, ये अगर रिलीफ ना मिल सका, जो कि शायद मुश्किल हो कि इतनी जल्दी जल्दी समाते हों और उन्हें फौरी तौर पर रिलीफ मिल जाए, एवनफील्ड में तो शायद मिल जाए, अल अजीज़िया में ना मिले, तो फिर क्या करेंगे आप अगर वो नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने की तारीख तक नवाज शरीफ साहब बरी ना हुए और अहल ना हुए? देखें, कन्विक्शन जो है वो जब तक फाइनल ना हो जाए, यानी सुप्रीम कोर्ट तक आपकी अपीलें जो है वो एग्जॉस्ट ना हो जाएं, तो उस वक्त तक उसको फाइनलिटी जो है वो हासिल नहीं होती। और जो कन्विक्शन और सेंटेंस जो हैं अगर दोनों सेटिस्फाइड हो जाएं तो उसके बावजूद कि वो अभी अपील पेंडिंग हो तो इलेक्शन जो है वो लड़ा जा सकता है। और इससे पहले आपके इल्म में होगा कि जो इससे पहले इलेक्शन होते रहे हैं उनमें बहुत सारे लोग जिनको के यानी फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट से सज़ा हुई थी, उनकी अपीलें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी, तो वो लोग इलेक्शन लड़ते रहे हैं। तो इसलिए मियां नवाज शरीफ इन अपीलों की पेंडेंसी के दौरान, जबकि उनकी कन्विक्शन और सेंटेंस जो है वो सस्पेंडेड है, तो वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। अच्छा, मगर ये मुमकिन कैसे होगा क्योंकि सस्पेंशन में आपकी जो नाअहली है वो नहीं जाती है, क्योंकि आपकी सज़ा मुअत्तल ज़रूर हो जाती है मगर कन्विक्शन अपनी जगह पर बरकरार रहती है, तो उन्हें बरियत ही चाहिए होगी। और क्या आपकी पार्टी कुछ ऑल्टरनेट सोच रही है कि उस सूरत में क्या होगा, किस तरीके से इलेक्शन लड़ा जाएगा, किसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा? देखिए, सस्पेंशन में अगर कन्विक्शन और सेंटेंस दोनों सस्पेंड हो जाएं तो फिर उनका वजूद इस तरह से नहीं रहता कि वो आपको इलेक्शन से रोक सके। तो ये सूरत जो है ये बाज़ केसेस में जो है वो होती है और बाज़ में नहीं होती। तो इसकी जो है वो ये रिलीफ जो है वो हासिल किया जा सकता है। और मेरा ख़्याल है कि मियां साहब की जो कन्विक्शन और सेंटेंस है वो दोनों सस्पेंड हैं, तो इस बारे में कानून जो है वो बड़ा वाज़ेह है। वैसे वो तो ये वो बात हो रही है इस पर सवाल उठता है क्योंकि अब आप कर रहे हैं, मगर आपका तो अपना बयान मौजूद है कि अगर कानूनी रुकावटें दूर नहीं होती तो नून लीग उन रुकावटों को इक़्तिदार में आने के बाद खुद दूर कर देगी। यानी कि चौथी दफ़ा वज़ारत उज़्मा में रुकावटें दूर नहीं होती तो फिर आपको किसी और को वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट के तौर पर पेश करना पड़ेगा, चाहे आर्जी तौर पर ही हो। मेरा ख्याल है कि मैंने वो बात की थी 2008 के हवाले से, शायद बात या आपका क्वेश्चन ये था कि फिर आपका इलेक्शन जो है वो इससे जो है वो डैमेज हो सकता है। तो मैंने ये अर्ज़ किया था कि 2008 में भी जो है वो मियां साहबान को इसी तरह से इलेक्शन से रोक दिया गया था। उस वक्त उनकी सज़ा तो नहीं थी, लेकिन बड़ा दूसरी चीज़ें जो हैं वो आड़े आईं और उनको रोक दिया गया था। तो इसके बावजूद पार्टी ने इलेक्शन जीता और मियां शहबाज शरीफ साहब बाद में इलेक्ट होके जो है वो फिर अपना जो है वो वज़ीर आला बने थे। तो वो भी एक सूरत है, अगर उसे ब्रूए कार लाने की ज़रूरत हुई तो वो भी लाई जा सकती है। अच्छा, मगर रोज़ाना की बुनियादों पर ट्रायल चलने की भी एक ज़ाहिर एक हिंट मिली है अपीलों की समात की, मगर अगर नहीं मिलता ये रिलीफ तो आप लोगों के जहन में कोई ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी है या कोई भी ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी आप लोगों के जहन में नहीं है कि कौन आर्जी तौर पर वज़ीर आज़म हो सकता है और फिर नवाज शरीफ साहब को आप बाद के लिए पिच कर सकते हैं? नहीं, खैर अगर ऐसी सूरत होती है, पहले तो ये है ना कि अगर ये बहुत बड़ा अगर है, इस अगर से पहले ये मामला जो है वो इंशाल्लाह ताला इन अपीलों में जो है वो मियां साहब को रिलीफ मिलेगा और वो इंशाल्लाह इलेक्शन खुद जो है वो लड़के जो है वो कामयाब होंगे और उसके बाद वो हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। लेकिन अगर ये बहुत बड़ा अगर कभी आड़े आता भी है तो फिर इंटरिम पीरियड के लिए अगर किसी को मुकर्रर करना हुआ तो वो तो फिर जो है वो पार्लिमानी पार्टी का प्रोगेटिव होगा ना। वो पार्लिमानी पार्टी जब वजूद में आएगी तो उस वक्त कोई फैसला कर लिया जाएगा। और ये फिर क्या वज़ारत आला जो पंजाब की है उसके उम्मीदवार शहबाज शरीफ साहब ही होंगे? बरा जी, मेरी ज़ाती राय अगर आप पूछें तो मैं समझता हूँ कि पंजाब में जो तबाही हुई है बुज़दार रजीम में
और पंजाब जिस तरह से तरक्की कर रहा था 2018 में या 2018 तक, तो पंजाब की ज़रूरत है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब एक दफ़ा दोबारा जो है वो पंजाब की बागडोर संभालें और तरक्की के उस सफ़र को जहाँ से रुका वहीं से शुरू करें। तो अगर आप देखते कि ये 18 में मौका दोबारा मिलता मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, तो पंजाब जो है वो बिल्कुल एक एग्जाम्पल होता पूरे मुल्क के लिए और दूसरे सूबों के लिए। आपकी ख्वाहिश के साथ साथ क्या शहबाज शरीफ साहब की खुद की भी ख्वाहिश है कि अगर बड़े भाई वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हों तो मैं दोबारा वज़ारत आला का उम्मीदवार हूँ? मेरी जो असेसमेंट या ऑब्ज़रवेशन है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब, यानी अगर आप समझे कि जी एक आदमी कहे कि जी मैं तो वज़ीर आज़म रहा हूँ तो इसलिए मैं तो अब ये नहीं हो सकता, मैं वहाँ पे उससे नीचे काम नहीं कर सकता। मियाँ शहबाज शरीफ साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ किसी भी हैसियत में जो है वो काम करने को तैयार होंगे। और अगर ये सूरत हाल होती है, अगर आपकी हुकूमत आती है, तो मरीम नवाज साहिबा भी किसी भी हैसियत में और हमजा शहबाज साहब भी किसी भी हैसियत में काम करने को तैयार होंगे कि अभी बड़े भाई छोटे भाई ही आपस में तकसीम कर रहे हैं ओहदे, तो हमारा वक्त नहीं आया? नहीं, उनको तैयार होने की बात ही नहीं है। उनको जो है वो बिल्कुल, अगर अपोजिशन में जेलें वो अगर साथ काटते हैं और लंबी जेलें काटते हैं, गिरफ्तार होते हैं, तो फिर अगर गवर्नमेंट मिलती है या खिदमत का मौका मिलता है तो फिर क्यों नहीं वो शामिल होंगे, वो भी शामिल होंगे। जिस भी हैसियत में पार्टी लीडर जो है वो समझे कि यहाँ पे वो बेहतर काम कर सकते हैं, वहाँ पे उनको करना चाहिए और वो करेंगे। मगर राज साहब, अभी तक ऐसा लग रहा है आपकी जो सारी स्ट्रैटेजी है वो इस बात पर है कि आप लोगों का मुकाबला कहीं पीपल्स पार्टी से हो रहा होगा सिंध में, बाकी जगह पर अलायंस बना लेंगे और मिलकर कहीं ना कहीं हुकूमत बना लेंगे और सिंपल मेजॉरिटी की कोशिश करेंगे। आप एक फैक्टर को ऐसा लगता है मुकम्मल तौर पर रूल आउट कर रहे हैं कि इमरान खान मैदान में होंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें इस हद तक रिलीफ मिला कि जो साइफर का ट्रायल अभी तक का हुआ था वो कलअदम हो गया, वो दोबारा से होगा। अब ज़ाहिर जब वो हो गया तो सुप्रीम कोर्ट से उन्हें इसी केस में ज़मानत की उम्मीद पैदा हो गई है। नैब के केस में वो गिरफ्तार होंगे भी तो वहाँ पर ज़मानत की उम्मीद पैदा हो जाएगी। तो आप लोग रूल आउट कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं रिलीफ के चांसेस नज़र आ रहे हैं। देखें, शाहजेब इमरान खान तो अपने तकब्बर, अपनी रौनियत और अपने गुमराह कुन माइंडसेट जो है उसकी नज़र हुए हैं ना वो। यानी जो जमहूरी जदोजहद इस मुल्क में जारी थी कि इस्टेब्लिशमेंट और जो गैर मुंतखब या जमहूरी कुव्वतें हैं वो अपने दायरा कार में रहें और जमहूरियत को जो है वो आगे बढ़ने दिया जाए। और उनका जो था कि इस्टेब्लिशमेंट जो है ये मुझे बचाए, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना वो जैसे कहता था कि जी चौकीदार अगर न्यूट्रल, घर में आग लगी हो, चोर आ जाए घर में, तो चौकीदार न्यूट्रल कैसे हो सकता है। वो तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी महाजराई के नतीजे में 9 मई को जो है वो एक हादसे का शिकार हो गए। उस हादसे का शिकार होने में किसी और का कोई कसूर नहीं है, ना हमारा है ना किसी और का है। तो वो तो एक अपना उनका किया धरा है। हम तो 9 मई से पहले भी उसके साथ पूरी तरह से सियासी तौर पे बिल्कुल अपना इलेक्शन लड़ने को तैयार थे, उसका पूरी तरह से मुकाबला करने को तैयार थे। जब वो वज़ीर आज़म था उस वक्त भी हमने उसका जो है वो मुकाबला किया। जब वो कहता था मुझे अगर इख्तियार मिले तो मैं 500 आदमियों को फांसी लगा दूं, तो हमने अगले दिन जाके उसकी मेहनत तो नहीं की थी कि जी हमें ना कहीं लगा दें। हमने उस वक्त उसका मुकाबला किया था। तो इसलिए उसका हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं है या हमें कोई इस किस्म का कोई ख़दशा नहीं है कि वो आ जाएगा या वो आएगा। वो बिल्कुल 100 दफ़ा आए, लेकिन जो चैलेंज उसे दरपेश है, जो उसने किया धरा है, उसको भुगते, उसके बाद आना है आ जाए। अच्छा, मगर इस वक्त जो सिस्टम नज़र आ रहा है, जब पीपल्स पार्टी के बयानात देखें, फिर मौलाना फजल के साथ आज मियाँ नवाज शरीफ साहब भी मिले, आप अलायंसेस बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो वो तो ऐसा ही नज़र आ रहा है कि आप लोग टारगेट ये कर रहे हैं कि सारे के सारे मिलकर एक दफ़ा जिस PDM स्टाइल की एक हुकूमत बनाएंगे, जिसमें जो थोड़ी बहुत सीटों के साथ आप लोगों को लग रहा है कि PTI अपोजिशन में होगी, आप सारे के सारे मिलकर हुकूमत में होंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसी हमारी इंटरनल या पार्टी जो डिस्कशंस हुई हैं, हमारी कोई ऐसी सोच नहीं है। हम हर कीमत पे ये चाहते हैं कि हमें जो है वो मेजॉरिटी मिले।
इसके बगैर कोई गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी। इसके बगैर इस मुल्क को इस बहरान से कोई गवर्नमेंट निकालने की सही नहीं कर सकेगी। लेकिन इसके साथ हम ये भी समझते हैं, या हम पार्टी में ये सोच मौजूद है, या पार्टी लीडर मियां नवाज शरीफ की ये सोच है कि मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए गवर्नमेंट जो है वो ठीक है, जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिले वो बनाए, लेकिन सबको मिल के काम करना पड़ेगा। जिस तरह उन्होंने कहा कि मेरा 40 साल का ये निचोड़ है कि जिन हालात में हम आप गिर चुके हैं, सब मिल के जो है वो काम करेंगे तो फिर हम इससे निकल सकेंगे। ये अब 17-18 वाली सूरत हाल नहीं है कि हम जो है वो एक ही पार्टी या सिर्फ गवर्नमेंट ही जो है वो इन हालात को बेहतर कर सके। इसमें सबको अपना हिस्सा डालना होगा। अच्छा, मगर जो नवाज शरीफ साहब को बलूचिस्तान जाना हो, इत्तेहाद बनाने की कोशिशें हो या पार्टी में लोगों को शामिल करना हो, 2018 से पहले आपकी हुकूमत को गिराने का जो आगाज़ किया गया था वो इसी तरीके से बलूचिस्तान अवामी पार्टी बना के किया गया था, लोगों को अलहदा करके किया गया था। MQM आपको पता है कि एक बैसाखी होती है जिस भी हुकूमत में होती है और वो कभी भी फैसला कर सकती है। इमरान खान के दौर में भी ये हुआ। तो ये बैसाखियाँ नहीं समेट रहे हैं आप, चाहे वो आगे जाके MQM के साथ अलायंस इस तरह करें कि जी आगे जाके इलेक्शन के बाद भी अलायंस होगा, या बलूचिस्तान में लोगों को शामिल करें? नहीं, देखें, जो MQM ने जो है वो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था तो उस वक्त भी शाहजेब उन्होंने जो गुफ्तगू की थी, आप यकीन करें कि मैं तो ज़ाती तौर पे एक सियासी कारकुन के तौर पे उस वक्त भी मैंने कहा था कि उन्होंने बड़ी पॉलिटिकल बात की, उन्होंने पॉलिटिकली इश्यूज़ को डिस्कस किया। उसके बाद कहा कि जी हमारे साथ मुआहदा करें। उस मुआहदे के ऊपर उन्होंने दस्तखत खुद भी किए, बाकी सबसे करवाए। वो अलग बात है कि उनमें से कौन सी चीज़ जो है वो उसके ऊपर अमल हुआ, कौन सी नहीं हुआ। आज जिस दिन वो लाहौर आए थे, जो वहाँ पे गुफ्तगू हुई, उन्होंने बड़ी पॉलिटिकल बात की है, कराची के हवाले से बात की है, उन्होंने आइनी अमेंडमेंट्स की बात की है, उन्होंने जो है वो पावर डेवोल्यूशन की जो है वो उन्होंने बात की है। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो किसी ने कह दिया या जिस तरह से कहा जाता है उर्फ आम में कि जी इधर भेज दिया उधर भेज दिया। उन्होंने बड़ी जो है वो पॉलिटिकल बात की है और उसके ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा उनको जो है वो बड़ी तसल्ली दी है कि बिल्कुल ये चीज़ें जो जिनकी आप निशानदेही कर रहे हैं ये जायज़ बातें हैं, तो हम मिल के चलेंगे और इंशाअल्लाह ताला इन चीज़ों को जो है वो हल करेंगे। अब रही बात बलूचिस्तान की, तो आपको पता है कि बलूचिस्तान के मखसूस हालात के पेश नज़र वहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी आप उनको अच्छा समझें बुरा समझें वो हैं और उन्हें आपको साथ लेके चलना होगा बतदरीज, और जो है वो यानी ग्रेजुअली उनमें तब्दीली लाई जा सकेगी, लाई जानी चाहिए। लेकिन अगर आप कहेंगे जी आज ही आपने हर चीज़ ठीक करनी है तो ये मुमकिन नहीं होगा। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। सऊदी वली अहद का बहुत बड़ा बयान इसराइल के हवाले से सामने आया है। इसके अलावा मुआहदे की कहीं ना कहीं उम्मीद भी पैदा हो रही है। क्या तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। गजा में इसराइली जारियत को आज 46 दिन हो गए हैं और इन 46 दिनों में एक दिन भी ऐसा नहीं है कि जिसमें इसराइली फोर्सेज ने मुतादिद आम फ़लस्तीनियों का खून ना बहाया हो। अब तक 13,300 फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें से 5,500 बच्चे हैं, जबकि 31,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। और अब 1.5 महीने बाद इसराइली जारियत में चंद दिन के वक्फे की उम्मीद पैदा हो गई है, जिस पर बहुत जल्द अमल दरामद मुतवक्के है। मगर सिर्फ यही नहीं, आज ही सऊदी अरब ने दुनिया के तमाम ममालिक से इसराइल को असलहे की फराहमी बंद करने का मुतालबा कर दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक ब्रिक्स की वर्चुअल समिट से खिताब करते हुए सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुतालबा किया है कि तमाम ममालिक इसराइल को असलहे की एक्सपोर्ट बंद कर दें। 2 रियासती हल के आलमी फैसले पर अमल दरामद के सिवा फ़लस्तीन में क़याम अमन का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान ने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब के लिए फ़लस्तीनियों की गजा से जबरी बेदखली नाकाबिल कबूल है। इस सूरत हाल में इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि बहुत जल्द गजा में कुछ दिन के लिए जंग बंदी का ऐलान हो सकता है। आलमी मीडिया दावा कर रहा है कि कतर में हमास और इसराइल के दरमियान जंग में आर्जी वक्फे और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले में 50 गमालियों की रिहाई की डील हतमी मरहले तक पहुँच गई है। कल कतरी वज़ीर आज़म और अमरीकी हुक्काम की जानिब से इस बारे में अहम बयानात सामने आए थे, जिसके बाद आज खुद हमास और इसराइली हुक्काम ने इस डील की तस्दीक कर दी है। बरतानवी खबर रसाई इदारे रॉयटर्स को मौसूल होने वाले इस्माइल हनिया के बयान के मुताबिक हमास के ऑफिशियल्स इसराइल के साथ अमन मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं। हमास ने इस हवाले से कतरी सालिसों को अपना जवाब पहुंचा दिया है,
जबकि इसराइली सिफारती ज़राए भी डील की तस्दीक कर रहे हैं। CNN ने दावा किया है कि इसराइल के 2 मोतबर सिफारती ज़राए ने इस डील की तस्दीक कर दी है, जिसके तहत हमास बच्चों और ख़वातीन पर मुश्तमिल 50 यरगमालियों को रिहा करेगा, जबकि हर यरगमाली के बदले में 3 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। इस दौरान इसराइल और हमास 4 से 5 दिन तक जंगबंदी की पाबंदी करेंगे, जबकि खुद इसराइली मीडिया के मुताबिक यरगमालियों की रिहाई के मामले पर आज रात इसराइली काबीना का इजलास होगा। इसके अलावा अल जज़ीरा के मुताबिक हमास के एक नुमाइंदे ने बताया है कि मुज़ाकरात, जंगबंदी की मुद्दत, गजा में इमदाद की तरसील के इंतजामात, जख्मियों को इलाज के लिए दूसरे ममालिक भेजना और कैदियों के तबादले के नकात के गिर्द घूम रहे थे। दोनों फरीक खवातीन और बच्चों को रिहा करेंगे, जिसकी तफसीलात का ऐलान कतर करेगा और इस मुआहदे से मुताल्लिक गजा की तमाम ब्रिगेड से फ़ोन कॉल पर रजामंदी ले ली गई है। हमास के नुमाइंदे के मुताबिक ये मुज़ाकरात हफ्तों से चल रहे हैं, मगर इसराइल मुआहदे में रुकावट डाल रहा था। गजा में जंगबंदी की उम्मीद पैदा हो गई है। हालांकि ये जंगबंदी भी आर्जी ही होगी, मगर फिर भी इसे बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब अल शिफा अस्पताल में हमास के कमांड सेंटर की मौजूदगी के दावों पर इसराइली फ़ौज को शदीद आलमी दबाव का सामना है। आलमी इदारे और मीडिया इसराइल से शवाहिद मांग रहे हैं, लेकिन अब तक इसराइल उन्हें मुतमईन करने में कामयाब नहीं हो सका है। अब तक इसराइल ने जितने भी सबूत दिखाए हैं वो खुद उसके अपने दावों को मशकूक बना रहे हैं। इसराइली फोर्सेस जिसे सबसे बड़े सबूत के तौर पर पेश कर रही हैं वो कंक्रीट से बना हुआ एक गड़ा है, जो अब से कुछ दिन पहले इसराइली फोर्सेस ने अस्पताल के इहाते में दिखाया था और दावा किया था कि ये हमास की सुरंग है, मगर उस वक्त इसराइली फोर्सेस ने गड्ढे के अंदर का हिस्सा नहीं दिखाया था और ना ही किसी को उस जगह तक रसाई दी थी। मगर परसों इसराइली फोर्सेस ने CNN समेत कुछ दीगर सहाफती इदारों के नुमाइंदों को अल शिफा अस्पताल के अंदर रसाई दे दी और उन्हें इस मुबैना सुरंग का बाहर का हिस्सा भी दिखा दिया और साथ ही मुबैना सुरंग के अंदर की वीडियो भी जारी कर दी, जो आपके सामने स्क्रीन पर भी चल रही है। इसराइली फोर्सेस का यह दावा है कि ये सुरंग 10 मीटर गहरी है और 55 मीटर तवील है और इसे मुख्तलिफ दिफाई तरीक़ाकार के साथ तैयार किया गया है, जैसा कि सुरंग में फायरिंग होल और बुलेट प्रूफ दरवाज़ा लगा हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि यह सुरंग कंक्रीट से बनी हुई है, जिसके एक सिरे पर दरवाज़ा नज़र आ रहा है। इसराइली फ़ौजियों का मज़ीद कहना है और दावा है कि वो इस दरवाजे को तोड़ने के लिए एहतियात बरत रहे हैं, क्योंकि इसमें ऐसा बारूदी मवाद नस्ब हो सकता है जो हरकत से भी फट सकता है। मगर इसराइली फोर्सेस की तरफ से दिखाई गई इस मुबैना सुरंग पर भी सवाल उठ रहे हैं और जो इसे दुरुस्त मान भी रहे हैं वो भी इसे नाकाफ़ी सबूत करार दे रहे हैं। इसराइली फोर्सेस की इस वीडियो पर उन्हीं के साथ इस जगह का दौरा करने वाले CNN के सहाफ़ी ने तबसरा किया है कि वीडियो में गड्ढे के अंदर की जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो हम गड्ढे के ऊपर से नहीं देख सके, मगर इससे ये बात बिल्कुल भी साबित नहीं होती कि अस्पताल के नीचे हमास का कमांड सेंटर हो सकता है, लेकिन अस्पताल के नीचे सुरंग का होना ज़रूर वाज़ेह हो रहा है। CNN के मुताबिक सालों से नहीं तो हफ्तों से इसराइल बयान करता रहा है कि हमास ने अस्पताल के नीचे दहशतगर्दी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। बढ़ते हुए आलमी दबाव के दौरान इसराइल के लिए कानूनी तौर पर यह जंग जारी रखना बड़ी हद तक इस बात पर मुनहसर है कि इसराइल अपने इस दावे को साबित करे, क्योंकि खुद हमास इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करती आई है और गजा के हेल्थ ऑफिशल्स भी इसराइली फोर्सेस के दावों को मुस्तरद कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, साबिक इसराइली वज़ीर आज़म एहूद बाराक ने इंकशाफ किया है कि अल शिफा अस्पताल के नीचे जो बंकर्स हैं वो असल में खुद इसराइली कंस्ट्रक्टर्स ने बनाए थे और वो भी कई दहाइयों पहले। इससे एक बात तो वाज़ेह हो जाती है कि इसराइली फोर्सेस को पहले से पता था कि अल शिफा अस्पताल के नीचे ऐसे बंकर्स कहाँ पर हैं, जिससे ये मुमकिन है कि हमास के कमांड सेंटर का कोई सबूत नहीं मिला तो इसराइली फोर्सेस ने आलमी दबाव पर खुद माजी में अपने ही बनाए गए बंकर को सबूत के तौर पर पेश कर दिया और मगर फिर उन्हीं के साबिक वज़ीर आज़म ने यह बात करके मज़ीद सवालात उठा दिए हैं, जिससे ये मामला मज़ीद उलझ गया है। बहरहाल गजा की सूरत हाल के असरात खित्ते पर भी पड़ रहे हैं। परसों यमन के हूसियों ने रेड सी में एक कार्गो शिप को कब्जे में ले लिया था और उसमें सवार 25 अफराद को यरगमाल बना लिया था। ईरान की हिमायत याफ्ता हूसी तहरीक का दावा है कि इसराइल के साथ कनेक्शन की वजह से इस कार्गो शिप को हाईजैक किया गया। गजा में इसराइली जारियत के खात्मे तक वो ऐसी कार्रवाइयाँ करते रहेंगे, मगर खुद इसराइल ने इस बात से इनकार करते हुए कहा कि ना तो ये शिप इसराइल की है और ना ही इसमें कोई इसराइली शहरी सवार था। ताहम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कार्गो शिप इसराइल के सबसे अमीर तरीन बिजनेसमैन की मिल्कियत है, जबकि जापान की हुकूमत ने तस्दीक की है कि यह शिप एक जापानी कंपनी के ज़रिए इंतज़ाम चल रही थी, जिसे छुड़ाने के लिए जापानी सिफारती कोशिशें भी जारी हैं। ताहम आज यमन के हूसियों ने इस कार्गो शिप पर कब्जा करने की वीडियो भी जारी कर दी है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और वीडियो में देखा जा सकता है कि हूसी जंगजू हेलीकॉप्टर से शिप पर उतर रहे हैं और फिर उस पर कब्जा कर लेते हैं। इरा दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।